इनकम टैक्स के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन यही चैप्टर स्कोरिंग भी होते हैं। हाँ, कैपिटल गेन्स बिल्कुल ऐसा ही एक टॉपिक है। आज हम इसी चैप्टर के जाल को सुलझाएंगे, खास तौर पर सीए इंटर जनवरी 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है उसे समझना है। सही। हम खास तौर पर उन बड़े बदलावों पर ध्यान देंगे जो 23 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां से परीक्षा में सवाल बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। मतलब एमसीक्यू और प्रैक्टिकल सवाल दोनों। हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए जरूरी हैं और किन पर प्रैक्टिकल सवाल बन सकते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कोई लेन देन कैपिटल गेन के दायरे में ही नहीं आता तो उस पर टैक्स लगने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये टैक्स लगता कब है? इसकी पहली शर्त क्या है? इसकी सबसे पहली और बुनियादी शर्त है कि आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी सेक्शन 45, जो इसका चार्जिंग सेक्शन है, वो पिक्चर में आता है और मुनाफे पर टैक्स की बात होती है। तो फिर ये कैपिटल एसेट्स है क्या? क्या मेरी गाड़ी, मेरा फोन, घर का फर्नीचर, सब कुछ? हाँ, नहीं, यहीं पर इसमें शामिल है, क्योंकि कानून तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। हाँ, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। सेक्शन 214 प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड से शुरू तो होता है, लेकिन परीक्षा के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या-क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं हैं। अच्छा, क्या नहीं है? हाँ, इसमें 3 मुख्य अपवाद हैं। पहला है स्टॉक इन ट्रेड। मतलब वो सामान जो कोई अपने बिजनेस में बेचने के लिए रखता है। बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक रियल एस्टेट डेवलपर जब कोई जमीन खरीदता है तो उसका मकसद उस पर फ्लैट बनाकर बेचना है। हाँ, वो उसका बिजनेस है। सही। तो वो जमीन उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। हाँ। और उसे बेचने पर जो मुनाफा होगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, कैपिटल गेन नहीं। और अगर वही जमीन कोई डॉक्टर खरीदे तो? बहुत अच्छा पॉइंट। अगर एक डॉक्टर वही जमीन निवेश के लिए खरीदता है तो उसके लिए वो एक कैपिटल एसेट है। अच्छा। और उसे बेचने पर कैपिटल गेन होगा। मतलब एसेट एक ही है, लेकिन उसे रखने का इरादा उसकी टैक्स ट्रीटमेंट तय करता है। ठीक है, तो बिजनेस का स्टॉक बाहर हो गया। और निजी इस्तेमाल की चीजों का क्या? जैसे मैंने अपनी पुरानी कार बेची। वो दूसरा अपवाद है, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल यानी इफेक्ट्स। निजी इस्तेमाल की चीजें जैसे कार, फर्नीचर, कपड़े, हाँ, इन्हें बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहीं कानून एक मजेदार मोड़ लेता है। वो कैसे? कानून कहता है कि कुछ चीजें भले ही वो आपके निजी इस्तेमाल में हों, उन्हें पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माना जाएगा। मतलब वो हमेशा कैपिटल एसेट ही रहेंगे। एग्जैक्टली। और ये लिस्ट याद रखना एमसीक्यू के लिहाज से बहुत जरूरी है। ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मूर्तियां, पुरातात्विक संग्रह मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और कोई भी कलाकृति। अच्छा। मेरे एक जानने वाले ने अपनी पुश्तैनी ज्वेलरी बेची, ये सोचकर कि ये तो पर्सनल सामान है। बाद में जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तब उन्हें इस नियम के बारे में पता चला। ओहो, तो ये लिस्ट बहुत जरूरी है। बहुत। अच्छा, तो बिजनेस का स्टॉक और निजी चीजें कुछ अपवादों के साथ बाहर हो गई, लेकिन जमीन के बारे में क्या? मुझे तो लगता था कि हर तरह की जमीन जायदाद एक कैपिटल एसेट ही होती है। ऐसा नहीं है, और यही तीसरा अपवाद है। ग्रामीण कृषि भूमि, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ग्रामीण। हाँ, यहाँ शब्द ग्रामीण बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ग्रामीण कृषि भूमि ही कैपिटल एसेट की परिभाषा से बाहर है। अगर कृषि भूमि शहरी इलाके में है तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। और ये शहरी और ग्रामीण का फर्क कैसे तय होता है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव लग रहा है। नहीं, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत साफ नियम बनाए हैं। ये 2 बातों पर निर्भर करता है, उस इलाके की जनसंख्या और नगरपालिका से उसकी हवाई दूरी। जैसे अगर जमीन किसी ऐसी नगरपालिका के 2 किलोमीटर के दायरे में है जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख से कम है तो वो शहरी मानी जाएगी। ये सारे क्राइटेरिया परीक्षा के सवालों में दिए होते हैं। अच्छा, हमें बस उन्हें ध्यान से पढ़कर नियम लागू करना होता है। बिल्कुल। तो यहीं पर आकर मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक बार यह तय हो गया कि एसेट कैपिटल एसेट है, तो अगला सवाल आता है कि गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर 12, 24 और 36 महीने की समय सीमा में उलझ जाते हैं। क्या इसमें अब कोई स्पष्टता आई है? हाँ, और सीए इंटर जनवरी 2026 के परीक्षार्थियों के लिए ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है।
अब हमें 23 जुलाई 2024 की तारीख को एक लाइन की तरह देखना होगा। एक डिवाइडिंग लाइन। हाँ, जो पुराने और नए नियमों को अलग करती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने नियमों को सरल बनाने की कोशिश की है। वो कैसे? चलिए दोनों टाइमलाइन को देखते हैं। अगर कोई एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर हुआ तो पुराने 3 स्तरीय नियम लागू होते थे। वो 12, 24, 36 वाले। हाँ, लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर या जमीन बिल्डिंग के लिए 24 महीने और बाकी सब कुछ जैसे ज्वेलरी, डिबेंचर्स आदि के लिए 36 महीने की होल्डिंग के बाद वो लॉन्ग टर्म बनता था। और अब 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद क्या बदला है? अब नियम बहुत सीधे हो गए हैं। ओके। लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए सीमा वही है 12 महीने। ठीक है। लेकिन बाकी सभी एसेट्स के लिए, चाहे वो जमीन हो, बिल्डिंग हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो या ज्वेलरी, सब के लिए एक ही सीमा है 24 महीने। सिर्फ 24 महीने? हाँ, 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, उससे कम तो शॉर्ट टर्म। अरे वाह, यानी अब 36 महीने वाली कैटेगरी लगभग खत्म ही हो गई है। ये तो बहुत बड़ा सरलीकरण है। बिल्कुल। इसके पीछे का मकसद शायद टैक्स लिटिगेशन को कम करना और असेट्स के बीच टैक्स के नजरिए से समानता लाना था। बिल्कुल सही सोचा आपने। अलग अलग होल्डिंग पीरियड से बहुत कंफ्यूजन होता था। हाँ। लेकिन इस सरलीकरण के बीच एक और खास नियम है जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वो क्या है? सेक्शन 50AA कहता है कि कुछ एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे, चाहे आपने उन्हें कितने भी समय तक क्यों ना रखा हो। हमेशा शॉर्ट टर्म? जी हाँ, जैसे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर और 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर हुए कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर आपने इन्हें 5 साल भी रखा तो भी इन पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमने ये तय कर लिया कि गेन लॉन्ग टर्म है, तो अगला कदम है उसकी गणना करना। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो सीधा है। बिक्री की कीमत मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से 3 चीजें घटानी है। 3 चीजें? 1, बिक्री पर हुए खर्चे जैसे ब्रोकरेज, दूसरा अधिग्रहण की लागत यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और तीसरा सुधार की लागत कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन असली खेल तो लागत को लेकर है, खासकर लॉन्ग टर्म गेन में। हाँ। आप इंडेक्सेशन की बात कर रहे हैं ना? ये सबसे कंफ्यूजिंग एरिया में से एक लगता है। हाँ, इंडेक्सेशन को आप एक तरह का महंगाई एडजस्टमेंट लेंस समझ सकते हैं। महंगाई एडजस्टमेंट लेंस? अच्छा, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 2004 में 10 लाख की खरीदी और 2024 में 80 लाख की बेची। ठीक। आपका मुनाफा 70 लाख है। लेकिन इन 20 सालों में रुपए की कीमत भी तो कम हुई है। हाँ बिल्कुल। इंडेक्सेशन का लेंस आपकी 10 लाख की लागत को आज की वैल्यू के हिसाब से बढ़ा देता था, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता था। ये सुविधा सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स पर मिलती थी। मिलती थी? मतलब अब नहीं मिलती? यही इस साल का सबसे बड़ा अपडेट छिपा है। 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद हुए ट्रांसफर पर ज्यादातर एसेट्स के लिए सरकार ने ये महंगाई एडजस्टमेंट लेंस हटा दिया है। ओह। अब आपको अपनी असल लागत ही घटानी होगी, बढ़ी हुई इंडेक्स लागत नहीं। इसका सीधा मतलब है कि आपका कागजी मुनाफा बढ़ जाएगा और उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? क्या अब लॉन्ग टर्म गेन पर हमेशा ज्यादा टैक्स लगेगा? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन सरकार ने खास वर्ग को थोड़ी राहत दी है और ये पॉइंट परीक्षा के प्रैक्टिकल सवालों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF अपनी जमीन या बिल्डिंग बेचता है, ठीक है, जो उसने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी, तो उसके पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो बिना इंडेक्सिंग के अपने गेन पर 12.5% की दर से टैक्स दे, या फिर पुराने तरीके से इंडेक्सेशन का फायदा लेकर 20% की दर से टैक्स दे। मतलब उसे दोनों तरीकों से गणना करके देखना होगा कि किसमें कम टैक्स बन रहा है। बिल्कुल, जो भी उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इसका मतलब है कि अब हर सवाल में, खासकर जमीन बिल्डिंग वाले सवालों में, हमें डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल देखकर दोनों तरीकों से गणना करनी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई एसेट गिफ्ट में मिला हो तो उसकी कॉस्ट कैसे तय होगी? बहुत अच्छा सवाल। ऐसे मामलों में जिसने गिफ्ट दिया है, यानी पिछले मालिक की, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही आपकी कॉस्ट माना जाता है। ओके। और होल्डिंग पीरियड भी वहीं से गिना जाता है जहां से उन्होंने होल्ड करना शुरू किया था। गॉट इट। और बोनस शेयर्स?
एक छोटी सी बात जो याद रखनी है, 1 अप्रैल 2001 के बाद मिले बोनस शेयर की कॉस्ट हमेशा शून्य, निल होती है। एक बार जब टैक्सेबल गेन की रकम सामने आ जाती है तो किसी के भी मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या इस टैक्स को बचाने का कोई कानूनी तरीका है? सुना है कि सरकार खुद कुछ रास्ते देती है अगर हम पैसा दोबारा कहीं निवेश करें। बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट हमें टैक्स बचाने के कुछ रास्ते भी देता है, जिन्हें हम सेक्शन 54 की सीरीज में पढ़ते हैं। सेक्शन 54 सीरीज? हाँ, इनका मूल सिद्धांत ये है कि अगर आप अपना गेन कुछ खास असेट्स में फिर से निवेश कर देते हैं तो आपको उस गेन पर टैक्स में छूट मिल जाती है। इसमें सबसे आम तो शायद घर बेचकर दूसरा घर खरीदने वाला नियम है ना? हाँ, वो है सेक्शन 54। ये छूट एक व्यक्ति या HUF को मिलती है जब वो अपना एक लॉन्ग टर्म रिहायशी घर बेचकर उस पर हुए कैपिटल गेन से भारत में दूसरा रिहायशी घर खरीदता या बनवाता है। इसके लिए समय सीमा भी होती होगी? हाँ, खरीदने के लिए ट्रांसफर की तारीख से 2 साल और बनवाने के लिए 3 साल का समय मिलता है। लेकिन इसमें अब एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो क्या है? अब नए घर में निवेश की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। 10 करोड़? हाँ, मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 12 करोड़ है और आप 15 करोड़ का एक नया घर खरीदते हैं। हाँ। पहले आपको पूरे 12 करोड़ की छूट मिल जाती, लेकिन अब छूट की गणना के लिए आपके निवेश को अधिकतम 10 करोड़ ही माना जाएगा। बाकी 2 करोड़ के गेन पर आपको टैक्स देना होगा। और अगर किसी ने घर के अलावा कुछ और बेचा हो, जैसे शेयर या सोना, और वो उस पैसे से घर खरीदना चाहे तो? उसके लिए सेक्शन 54F है। यहाँ भी शर्त यही है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट घर को छोड़कर बेचें और उससे मिले पैसे से एक रिहायशी घर खरीदें। लेकिन इसमें और 54 में कुछ फर्क तो होगा? हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क है। सेक्शन 54 में आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट निवेश करना होता है, लेकिन 54F में पूरी छूट लेने के लिए आपको बिक्री से मिली पूरी रकम, मतलब नेट कॉन्सिडरेशन, निवेश करनी पड़ती है। अच्छा, पूरी रकम। और यहाँ भी 10 करोड़ वाली सीमा है? हाँ, यहाँ भी निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ ही है। क्या घर के अलावा कहीं और निवेश करके भी टैक्स बचाने का कोई विकल्प है? मान लीजिए कोई दोबारा प्रॉपर्टी में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, उसके लिए सेक्शन 54EC एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है। 54EC? अगर आपको जमीन या बिल्डिंग बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसे 6 महीने के अंदर NHAI या RECL जैसे सरकार द्वारा नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। और ये कितने समय के लिए लॉक होते हैं? ये बॉन्ड्स 5 साल के लिए लॉक इन होते हैं। इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का निवेश करके उतनी ही छूट पा सकते हैं। ये तो एक सीधी सादी प्रॉपर्टी बेचने की बात हुई, लेकिन बिजनेस में तो चीजें और भी जटिल होती हैं। मैंने स्लम सेल के बारे में सुना है, जहां पूरी की पूरी यूनिट बिक जाती है। वो क्या है? स्लम सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा के नजरिए से इसकी मुख्य बातें समझना जरूरी है। स्लम सेल का मतलब है जब कोई बिजनेस अपनी एक पूरी यूनिट या डिवीजन को एक मुश्त कीमत पर, मतलब लम सम कंसिडरेशन पर बेच देता है, बिना हर एसेट के अलग अलग कीमत तय किए। हाँ बिल्कुल, इसे जैसा है जहां है के आधार पर बेचना भी कहते हैं। तो इसमें कैपिटल गेन की गणना का तरीका भी अलग होता होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें हर एसेट की अलग अलग कॉस्ट नहीं देखी जाती, पूरी यूनिट की नेट वर्थ को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। नेट वर्थ का मतलब है उस यूनिट के कुल एसेट्स की बुक वैल्यू माइनस उसकी कुल लायबिलिटीज। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, स्लम सेल से होने वाले गेन पर इंडेक्सेशन का लाभ कभी नहीं मिलता। कभी नहीं, चाहे वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। नहीं, कभी नहीं। एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन पर आते हैं। अक्सर लोग दिखाते कुछ और हैं और असल में डील किसी और कीमत पर होती है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का क्या रोल है? या सेक्शन 50C बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे जुड़े सवाल बहुत आते हैं। हाँ, ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी जमीन या बिल्डिंग की बिक्री की कीमत, मतलब अग्रीमेंट वैल्यू, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के 110% से कम है, ओके, तो टैक्स की गणना के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही बिक्री की कीमत माना जाएगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाएंगे। जरूर। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी का सौदा 80 लाख में किया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उस दिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है। ठीक है। अब हम आपकी बिक्री कीमत का 110% निकालेंगे, जो होता है 88 लाख। 80 लाख का 110%, हाँ 88 लाख। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि 1 करोड़ है, इस 88 लाख से ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बिक्री की कीमत 80 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ मानेगा और टैक्स भी 1 करोड़ के हिसाब से वसूलेगा। यह नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है।
तो कुल मिला के कैपिटल गेन के नियम खासकर 23 जुलाई 2024 के बाद काफी बदल गए हैं। बहुत ज्यादा। होल्डिंग पीरियड का सरल होना, इंडेक्सेशन का लगभग हट जाना और सेक्शन 54 में 10 करोड़ की सीमा लगना, ये कुछ सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। जनवरी 2026 के परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही है, हर सवाल में सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांसफर देखो, तारीख देखो। हाँ, क्या वो 23 जुलाई 2024 से पहले है या बाद में? यही एक सवाल तय करेगा कि होल्डिंग पीरियड के नियम कौन से लगेंगे, इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं और टैक्स की दर क्या होगी। सही गणना की कुंजी इसी तारीख में छुपी है। यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है, इंडेक्सेशन के लाभ के हटने से क्या निवेशकों की निवेश रणनीति बदलेगी? क्या अब लोग जमीन जायदाद जैसे पारंपरिक निवेश से हटकर इक्विटी जैसे एसेट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, जहां टैक्स के नियम अब भी कुछ अलग है और संभावित रूप से ज्यादा फायदेमंद है?